दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक पल्स पर, जहां हम बुक्स से निकालते हैं वो पावरफुल आइडियाज जो आपकी थिंकिंग और लाइफ दोनों चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी टॉप 1% माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जर्नी का हिस्सा बन जाए। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इस पावरफुल बुक का असली निचोड़। जब हम किसी इमारत या किसी मशीन का निर्माण करते हैं ना, तो हमारे पास एक बहुत ही स्पष्ट ब्लूप्रिंट होता है। बिल्कुल, एक सटीक नक्शा। हाँ, आप एक नक्शा देखते हैं और आपको ठीक ठीक पता होता है कि उस इमारत की ऊंचाई क्या होगी, उसकी नींव कितनी गहरी होगी, सब कुछ पहले से तय होता है। और अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इंसानों को यह स्पष्टता बहुत सुकून देती है। मतलब हमें चीज़ों को श्रेणियों में बांटना, मापना, उनकी एक निश्चित सीमा तय करना बहुत पसंद है। सही कहा। ये हमारे दिमाग को एक तरह की सुरक्षा का एहसास कराता है। लेकिन देखिए, समस्या तब शुरू होती है जब हम इसी ब्लूप्रिंट वाली सोच को मानवीय बुद्धिमत्ता, शिक्षा और छात्र क्षमता की दुनिया में लागू करने की कोशिश करते हैं, जहां गणित काम नहीं करता। बिल्कुल, वहां ये सटीक गणित काम करना बंद कर देता है। और आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही है। क्या बुद्धिमत्ता यानी हमारी इंटेलिजेंस एक जन्मजात और अपरिवर्तनीय गुण है, या यह एक ऐसा कौशल है जिसे निरंतर प्रयास और सही माहौल से विकसित किया जा सकता है? और जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं या छात्रों की काउंसलिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ एक सिद्धांतिक सवाल नहीं है, ये उनकी रोजमर्रा की चुनौती है। बिल्कुल। हम आज ये गहराई से देखेंगे कि ग्रोथ यानी विकासशील मानसिकता और फिक्स्ड यानी स्थिर मानसिकता छात्रों के अपनी ही क्षमता पर विश्वास को कैसे आकार देती है। और बात सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये आगे चलकर वर्क पेयर्स और लीडरशिप को भी कैसे प्रभावित करती है। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा में मेरा जो दृष्टिकोण है वो ये है कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं मुख्य रूप से विकसित की जाने वाली संपत्तियां हैं। मेरा मानना है कि सही शैक्षणिक और पेशेवर माहौल किसी भी व्यक्ति की सीमाओं को काफी हद तक विस्तार दे सकता है। और इसके विपरीत मैं मानती हूँ कि हमें जन्मजात प्रतिभा और प्राकृतिक सीमाओं की वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। सच्चाई ये है कि सभी व्यक्ति एक समान बौद्धिक आधार के साथ शुरुआत नहीं करते हैं। चलिए इसे इतिहास के नजरिए से देखते हैं। अगर हम अल्फ्रेड बिनेट के काम को देखें, आज जब हम आईक्यू की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे एक स्थिर संख्या मान लेते हैं ना? हाँ, एक ऐसा स्कोर जो जीवन भर आपके माथे पर चिपका रहता है। बिल्कुल वही। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में जब बिनेट ने मूल आईक्यू परीक्षण बनाया था, तो उनका उद्देश्य बच्चों की अपरिवर्तनीय बुद्धि को मापना बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो उनका असल मकसद क्या था? क्योंकि आज तो इसे एक पैमाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, उनका असल मकसद था उन बच्चों की पहचान करना जिन्हें पब्लिक स्कूलों के सामान्य पाठ्यक्रम में संघर्ष करना पड़ रहा था। बिनेट ये नहीं कहना चाहते थे कि ये बच्चा कमजोर है और हमेशा कमजोर रहेगा। मतलब वे एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल बना रहे थे। हाँ बिल्कुल, उनका लक्ष्य था उन बच्चों को विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण देना ताकि वे वापस ट्रैक पर आ सकें। उनका स्पष्ट मानना था कि शिक्षा से हम अपनी बुद्धिमत्ता के स्तर को बदल सकते हैं। मैं बिनेट के नेक इरादों से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ। शिक्षा का तो मूल उद्देश्य ही सुधार करना है। लेकिन क्या? लेकिन मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी के आधुनिक शोध इस बात से भी इनकार नहीं करते कि हर इंसान की शुरुआत अलग अलग स्वभाव और योग्यताओं के साथ होती है। मतलब एक फिक्स्ड दृष्टिकोण को पूरी तरह से गलत मान लेना सही नहीं है। क्या हम आइंस्टाइन या बीथोवन को सिर्फ प्रयास का नतीजा मान सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा। एक मिनट, मेरा पॉइंट ये है कि उनके पास एक प्राकृतिक झुकाव था, एक असाधारण हार्डवेयर था। बुद्धिमत्ता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जन्मजात होता है। इसे पूरी तरह से एक कौशल मान लेना अत्यधिक सरलीकरण है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई आइंस्टीन बन सकता है, लेकिन मेरा जोर इस बात पर है कि हम उस प्राकृतिक हार्डवेयर को कैसे संचालित करते हैं। हमारी इस असहमति से सीधे तौर पर यह सवाल उठता है कि हम शिक्षा प्रणाली में छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और यहीं पर शोध एक बहुत ही दिलचस्प प्रशंसा के जाल की ओर इशारा करता है। प्रशंसा का जाल? आप उस पहेली वाले अध्ययन की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षक बच्चों की तारीफ कैसे करते हैं।
शोधकर्ताओं ने बच्चों के एक समूह को कुछ आसान पहेलियां हल करने को दी। जब उन्होंने हल कर लिया तो एक समूह की उनकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की गई। यानी उन्हें बताया गया, वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो। सही कहा। वहीं दूसरे समूह की उनके प्रयास के लिए प्रशंसा की गई कि वाह तुमने इसमें बहुत मेहनत की है। और दोनों के व्यवहार में तुरंत बदलाव आ गया है ना। बिल्कुल। बदलाव चौंकाने वाला था। जब उन बच्चों को अगली पहेली चुनने का विकल्प दिया गया, एक आसान और एक कठिन, तो जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया था ना, उन्होंने कठिन पहेलियों को सिरे से नकार दिया। क्योंकि वे फेल नहीं होना चाहते थे। हाँ, वे फिक्स्ड माइंडसेट में चले गए थे। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरी अहमियत मेरे स्मार्ट होने में है। दूसरी ओर जिन बच्चों के प्रयास की तारीफ हुई थी, उन्होंने खुशी-खुशी कठिन पहेलियां चुनी। मैं इस अध्ययन के नतीजों को समझती हूँ। यह स्पष्ट करता है कि लेबल लगाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ। अलग कैसे? क्या हम इस प्रयास की प्रशंसा वाले मॉडल के जरिए शिक्षकों पर एक अवास्तविक दबाव नहीं डाल रहे हैं? जरा सोचिए, अगर कोई छात्र जन्मजात रूप से गणित में गंभीर रूप से कमजोर है, तो क्या लगातार ये कहना कि बस थोड़ी और मेहनत करो उसे एक झूठी उम्मीद देना नहीं है? झूठी उम्मीद कैसे? मेहनत से सुधार तो आता ही है। सुधार आता है, लेकिन एक सीमा तक। इसे ऐसे समझिए, ये वैसा ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को मैराथन दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करना जिसके पैरों की बनावट में जन्मजात समस्या हो। ये उपमा थोड़ी। आप उसे कितनी भी ट्रेनिंग दे, वो एक प्राकृतिक एथलीट के स्तर पर नहीं पहुंच सकता। क्या प्रयास पर अत्यधिक जोर देना उस छात्र के आत्मविश्वास को तब पूरी तरह से नहीं तोड़ देगा जब वो बार बार विफल होगा? एक यथार्थवादी फिक्स्ड माइंडसेट कभी-कभी आपको सही करियर चुनने में मदद करता है। खैर, मुझे आपकी मैराथन वाली उपमा समझ में आ रही है, लेकिन समस्या ये है कि फिक्स्ड माइंडसेट केवल विषय बदलने तक सीमित नहीं रहता। कॉलेज के केमिस्ट्री के छात्रों पर हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन को देखिए। केमिस्ट्री का पहला सेमेस्टर अक्सर बहुत कठिन होता है। हाँ, वो वीड आउट क्लास होती है जहां कमजोर छात्र बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाहर कौन होता है और क्यों। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्रों को पहले टेस्ट में खराब ग्रेड मिले, तो उन्होंने तुरंत मान लिया कि उनमें वैज्ञानिक क्षमता ही नहीं है। उन्होंने हार मान ली। हाँ, उनका मनोवैज्ञानिक तंत्र ये था, अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब है मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वालों का तंत्र अलग था। खराब ग्रेड मिलने पर उन्होंने अपनी रणनीतियां बदली, प्रोफेसर से सवाल पूछे। तो यहां जन्मजात क्षमता की कमी नहीं थी, ये असफलता को अपनी पहचान मान लेने की गलती थी। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वालों ने सिर्फ रणनीति के कारण हार मान ली, लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि उन छात्रों में वास्तव में वो विश्लेषणात्मक आधार ही ना हो जो उस विषय के लिए चाहिए? लेकिन फिर भी रणनीति तो। फिक्स्ड मानसिकता वाला कोई व्यक्ति जब हार मानता है तो वो हमेशा मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर नहीं होता। वो शायद अपनी प्राकृतिक सीमाओं का एक बहुत ही यथार्थवादी आकलन कर रहा है। हो सकता है केमिस्ट्री उसके लिए सही रास्ता न हो। ये एक व्यवहारिक बिंदु है। लेकिन जब छात्र ये मान लेते हैं कि मैं बेवकूफ हूं, तो ये भावना सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं रहती। और यहीं से हमारी चर्चा स्टूडेंट काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य की ओर मुड़ती है, जो कि एक बहुत ही नाजुक पहलू है। बिल्कुल। जो लोग विश्वविद्यालयों में काउंसलर्स हैं, वे जानते हैं कि सर्दियों के अंत में, विशेषकर फरवरी और मार्च के महीनों में, छात्रों में डिप्रेशन का स्तर बहुत बढ़ जाता है। हाँ, मिड टर्म एग्जाम्स का तनाव। सही। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि मानसिकताएं मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र अवसादग्रस्त महसूस करते हैं, तो वे अपनी असफलताओं को अपनी अयोग्यता का स्थायी प्रमाण मान लेते हैं। वे अपनी पढ़ाई पूरी तरह छोड़ देते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले, विकासशील मानसिकता वाले छात्र उदास होने के बावजूद समस्याओं का सामना करते हैं। वे बिस्तर से उठते हैं, कक्षाओं में जाते हैं, क्योंकि वे वर्तमान विफलता को अपने अस्तित्व की परिभाषा नहीं मानते। एक मिनट, मुझे इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमति नहीं है। आप यहाँ कारण और प्रभाव को मिला रहे हैं। मैं? कैसे? आप कह रहे हैं कि मानसिकता अवसाद को गंभीर बनाती है, लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि जिन्हें हम फिक्स्ड माइंडसेट कह रहे हैं वे केवल वही छात्र हों जो अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक या न्यूरोलॉजिकल भेद्यता का शिकार हों? आपका मतलब है कि उनका स्वभाव ही ऐसा है? बिल्कुल। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं,
क्या ये संभव नहीं है कि जिन्हें आप ग्रोथ माइंडसेट कह रहे हैं वे बस जन्मजात रूप से भावनात्मक रूप से अधिक लचीले हों? हम यहाँ एक बहुत ही गहरी जैविक स्थिति को सिर्फ एक मानसिकता के चुनाव तक सीमित कर रहे हैं। यह विचार काउंसलर्स के लिए एक खतरनाक और दोष मढ़ने वाला विक्टिम ब्लेमिंग सरलीकरण हो सकता है। देखिए, मैं आपकी इस चिंता से पूरी तरह सहमत हूं। किसी भी छात्र पर अवसाद का दोष मढ़ना गलत होगा, लेकिन जब शोधकर्ताओं ने एक इंटरवेंशन किया, यानी जब उन्होंने छात्रों को स्पष्ट रूप से ग्रोथ माइंडसेट के बारे में पढ़ाया, तो अवसाद पर उनकी प्रतिक्रिया का तरीका बदल गया। यानी उन्हें इस अवधारणा से परिचित कराने मात्र से बदलाव आया? सच में? हाँ, क्योंकि इससे उन्हें अपनी पीड़ा को समझने का एक नया संज्ञानात्मक ढांचा मिला। विफलता ने उन्हें आहत जरूर किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये स्थिति स्थायी नहीं है, तो उन्होंने डिप्रेशन से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाए। वे थेरेपी के लिए गए। ठीक है, मैं ये मान सकती हूँ कि कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बदलने से चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। लेकिन अब तक हमने केवल छात्रों की बात की है। जब ये छात्र कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखते हैं तो नियम बहुत अलग होते हैं। बहुत अलग होते हैं, और कॉर्पोरेट जगत इस मानसिकता के परिणामों का सबसे बड़ा मंच है। पेशेवर विकास के क्षेत्र में ग्रोथ माइंडसेट एक संस्कृति के विकास को जन्म देता है, वहीं फिक्स्ड माइंडसेट एक प्रतिभा की संस्कृति यानी कल्चर ऑफ जीनियस बनाता है। क्या आप इसका कोई वास्तविक उदाहरण दे सकते हैं? बिजनेस की दुनिया में एनरॉन के पतन को ही लीजिए। एनरॉन ने पूरी तरह से प्रतिभा की संस्कृति का निर्माण किया। उनका मानना था कि बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है, इसलिए वे केवल सबसे महंगे नेचुरली टैलेंटेड लोगों को काम पर रखते थे। लेकिन सिर्फ होशियार लोगों को काम पर रखना गलत कैसे हो सकता है? हर कंपनी सबसे अच्छे टैलेंट को ही तो चाहती है ना? गलत नहीं है, लेकिन जब कंपनी का ढांचा ये कहे कि तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम जीनियस हो, तो वो जीनियस कभी अपनी गलती नहीं मान सकता। एनरॉन के अधिकारियों ने अपनी गलतियों को छिपाना शुरू कर दिया। जब आप खुद को जीनियस मानते हैं तो असफल होना कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए उन्होंने खातों में हेराफेरी की, वे दूसरों को नीचा दिखाते थे। इसके विपरीत विकासशील मानसिकता वाले लीडर्स अपने कर्मचारियों के विकास पर ध्यान देते हैं और फीडबैक को महत्व देते हैं। देखिए, मैं आपके इस विश्लेषण में एक बहुत बड़ी खामी देख रही हूँ। आप एनरॉन का उदाहरण देकर पूरी फिक्स्ड मानसिकता को कॉर्पोरेट विफलता से जोड़ रहे हैं। तो क्या फिक्स माइंडसेट सफलता लाता है? कई मामलों में हाँ। कॉर्पोरेट जगत प्रतिभाओं की खोज और प्रतिस्पर्धा पर ही चलता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति लगातार अपनी श्रेष्ठता साबित करने की भूख रखता है। लेकिन अगर हम खेल की दुनिया से उदाहरण लें तो जॉन मैकेनरो जैसे एथलीट या कई सफल टेक सीईओ इसी मैं सबसे महान हूं वाली भूख के कारण चोटी पर पहुंचे। क्या ये भूख एक बुरी चीज है? भूख बुरी नहीं है, लेकिन केवल अपनी जन्मजात महानता को साबित करने की वो भूख बहुत नाजुक होती है। खेल मनोविज्ञान के विश्लेषण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मैकेनरो ने कभी अपनी पूरी संभावित क्षमता हासिल ही नहीं की। लेकिन वे फिर भी एक लीजेंड बने, है ना? वे बने, लेकिन सोचिए अगर वे अपनी कमियों को स्वीकार करते तो क्या बन सकते थे। जब वे हारने लगते थे तो तकनीक सुधारने के बजाय बहाने बनाते थे। कभी अंपायर बेईमान है, कभी मौसम खराब है। व्यापार की दुनिया में ये और भी खतरनाक है। विकासशील संस्कृति वाले संगठनों में कर्मचारियों में नवाचार यानी इनोवेशन बहुत अधिक होता है। वे गलतियां करने से नहीं डरते, इसलिए वे बाजार में सबसे बेहतरीन उत्पाद लेकर आते हैं। फिर भी एक तेज तर्रार बाजार में जहां रातों रात फैसले लेने होते हैं, वहां एक प्रतिभाशाली फिक्स्ड माइंडसेट वाला नेता त्वरित फैसले ले सकता है क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा होता है। दोनों के अपने अपने स्थान हैं। खैर, मुझे लगता है कि आज की हमारी चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि चाहे वो अवसादग्रस्त छात्र के साथ बैठा कोई काउंसलर हो या कंपनी का बोर्डरूम, क्षमता को एक विकसित करने योग्य कौशल मानना सबसे मजबूत रणनीति है। अगर मैं इसे तकनीकी युग के उदाहरण से समझाऊं, एक फिक्स्ड माइंडसेट एक लेगेसी सॉफ्टवेयर की तरह है। ये अपना काम अच्छे से करता है, लेकिन दुनिया बदलने पर अपडेट नहीं हो पाता और क्रैश हो जाता है। अच्छा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। इसमें बग्स आ सकते हैं, लेकिन ये बाहरी फीडबैक से खुद को बेहतर करता जाता है। वो एक बहुत ही दिलचस्प रूपक है। और मेरी ओर से मैं ये सारांशित करना चाहूंगी कि भले ही आपका ओपन सोर्स सिस्टम खुद को अपडेट कर सकता है, लेकिन वो किस हार्डवेयर पे चल रहा है, यानी हमारी जन्मजात जैविक वास्तविकताएं, उसे हम नकार नहीं सकते। सही है।
एक लेगेसी सॉफ्टवेयर अगर सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो असाधारण रूप से तेज होता है। यद्यपि विकास की गुंजाइश हमेशा होती है, मैं इस बात पर कायम हूं कि हमें जन्मजात भिन्नताओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक यथार्थवादी दृष्टिकोण हमें हमारी सीमाओं को पहचानने में मदद करता है। हम दोनों निश्चित रूप से इस बात पर सहमत हैं कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शैक्षणिक और पेशेवर वातावरण इस सोच को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। बुद्धिमत्ता जन्मजात है या विकसित की जाने वाली चीज या इन दोनों का एक मिश्रण, ये प्रश्न हम अपने श्रोताओं के विवेक पर छोड़ते हैं। इस स्रोत सामग्री में कई और जटिल परतें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अपने सोचने के तरीकों पर सवाल उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही पावरफुल बुक्स की शॉर्ट और यूजफुल समरीज देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इस बुक का फ्री विजुअल पीपीटी टाइप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपको 1 पेज सुपर शॉर्ट समरी चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक और उसके लाइफ चेंजिंग लेसन्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।